2023 में एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200% से भी ज़्यादा बढ़ गया था। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसे टेक जायंट्स उनकी चिप्स खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। हर एआई ब्रेक थ्रू जिसके बारे में तुमने सुना है, जैसे चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार, एआई आर्ट, सब कुछ उनकी ही टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। वो कंपनी है एनवीडिया। लेकिन सिर्फ 15 साल पहले ये कंपनी सिर्फ गेमिंग के ग्राफिक कार्ड बनाने के लिए फेमस थी। तो फिर कैसे एक आदमी ने एक गेमिंग कंपनी को बदलकर आज $5 ट्रिलियन की कंपनी बना दिया? ये कहानी है जेनसन हुआंग और एनवीडिया के अनबिलीवेबल जर्नी की, जिसमें उन्होंने राइज के साथ डाउनफॉल भी देखा है। हमारी कहानी 1963 में ताइनान, ताइवान से शुरू होती है, जहां जेनसन हुआंग का जन्म हुआ था। 9 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स ने उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अमेरिका भेज दिया था। छोटे जेनसन एक केंटकी बोर्डिंग स्कूल में पहुंचे। वहां उन्होंने क्लासमेट के साथ मिलकर टॉयलेट साफ किए। जेनसन ने ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल की। 1993 तक 30 साल की उम्र में वो AMD और LSI लॉजिक जैसे चिप कंपनीज में काम कर रहे थे। लेकिन उनके पास एक विजन थी जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सैन जोस के एडेनी रेस्टोरेंट पे जेनसन अपने दोस्त क्रिस मालाचौस्की और कर्टिस प्रेम से मिले। कॉफी और पैनकेक के बीच उन्होंने एक डेयरिंग बेट लगाई कि क्या हो अगर कंप्यूटर रियल टाइम में 3D ग्राफिक रेंडर कर सकें। उस टाइम वीडियो गेम का क्रेज बहुत बढ़ रहा था, लेकिन उनका लुक आर्केड गेम के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर था। तो इन 3 इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा चिप बनाएंगे जो सब कुछ बदल देगा। सिर्फ $40,000 की सेविंग और इन्वेस्टर से मिले $200 मिलियन के फंड के साथ उन्होंने अप्रैल 1993 में एनवीडिया की शुरुआत की। कंपनी का नाम एनवीडिया एक्चुअली लैटिन वर्ड इनवीडिया से लिया गया था, जिसका मतलब होता है इनवी, क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जिनको देखकर लोग जेलस हो जाएं। लेकिन उनका पहला चिप NV1 एक पूरा डिजास्टर निकला। वो मार्केट में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। 1999 में एनवीडिया ने GeForce 256 लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला ट्रू GPU था। ये एक रेवोल्यूशन था, जहां CPU एक टाइम पर सिर्फ एक टास्क प्रोसेस कर सकता था, वहीं GPU एक साथ हजारों कैलकुलेशन कर सकता था। गेमर्स ने इसे तुरंत पसंद किया और ग्राफिक कार्ड पहली बार इतने रियलिस्टिक और स्टनिंग लगने लगे। ज़्यादातर स्टार्टअप यहीं ख़त्म हो जाते हैं और एनवीडिया भी बैंकरप्ट होने से सिर्फ 6 महीने ही दूर थी। जब लोग उनकी गेमिंग सक्सेस का सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो तभी 10 साल आगे की सोच रहे थे। 2006 में एनवीडिया ने एक ऐसी चीज़ लॉन्च की जो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसका नाम था CUDA, मतलब कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। इसने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को ये पावर दी कि वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए एनवीडिया के गेमिंग GPU का यूज कर सकें, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग सिमुलेट करना, क्लाइमेट मॉडलिंग या न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना। लेकिन वॉल स्ट्रीट एनालिसिस को लगा कि जेनसन अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि गेमिंग बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिटेबल था, तो फिर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन क्यों क्रिएट करना। लेकिन जेनसन ने वो देखा जो दूसरे नहीं देख पाए। उन्हें यकीन था कि पैरेलल प्रोसेसिंग पूरी कंप्यूटिंग वर्ल्ड को बदल कर रख देगी। कई सालों तक ये डिसीजन एक गलती ही लगता रहा। फिर आया 2012, जिसमें सब कुछ बदल गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक रिसर्चर गिफरे हिंटन और उनके स्टूडेंट्स डीप लर्निंग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये ऐसे AI न्यूरल नेटवर्क थे जिनके अंदर कई लेयर्स होती थीं, लेकिन इन नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी। उन्होंने एनवीडिया के GPU और CUDA का यूज़ करके अनबिलीवेबल हासिल किया। उनके AI मॉडल AlexNet ने इमेजनेट चैलेंज, जिसे कंप्यूटर दुनिया का ओलंपिक्स भी कहा जाता है, उसने उन सब को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एरर रेट आधा कर दिया और इसकी वजह से कंपटीशन उनके आसपास भी नहीं था। अचानक ही दुनिया भर के AI रिसर्चर्स को एनवीडिया के GPU चाहिए थे। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट सब ने हजारों ग्राफिक कार्ड खरीदने शुरू किए। जेनसन का 10 साल पुराना CUDA पर लगाया गया दांव अब फाइनली सक्सेस होने लगा था।
लेकिन अभी भी ज़्यादा लोगों को इसके पावर का अंदाज़ा नहीं था। 2015 तक एनवीडिया हर जगह को पावर कर रही थी। गूगल ने सेल्फ ड्राइविंग कार, डीप माइंड का अल्फागो और बैडू का वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम सब एनवीडिया के जीपीयू पर ही चल रहे थे। फिर जेनसन ने एक बोल्ड मूव किया। उन्होंने एआई के लिए स्पेशल डिजाइन किए गए चिप्स बनाए जिनका नाम रखा टेस्ला लाइन, और बाद में आए A100 और H100 जो पूरे एआई इंडस्ट्रीज के पावर हाउस बन गए। लेकिन यहाँ आता है जेनसन का असली जीनियस मूव। उन्होंने सिर्फ चिप्स बेचने का बिजनेस नहीं किया, उन्होंने पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरीज, टूल्स और एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर कम्युनिटी, सब कुछ एनवीडिया ने ही प्रोवाइड किया। अगर तुम्हें एआई पर काम करना हो तो तुम्हें एनवीडिया का यूज करना ही होगा। और इसी वजह से कंपटीशन लगभग खत्म हो गया था। और फिर आया नवंबर 2022। ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया और उसने लिटरली इंटरनेट को तोड़ दिया। सिर्फ 5 दिनों में ही 1 मिलियन यूजर हो गए और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही इसके 100 मिलियन यूजर हो गए थे। ये हिस्ट्री का सबसे फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर एप्लीकेशन बन गया था। और हर एक चैट जीपीटी इंटरेक्शन के पीछे एनवीडिया के जीपीयू ही चल रहे थे, खासकर हजारों एनवीडिया A100 चिप्स, जिसमें हर एक चिप की कीमत लगभग 10,000 से 15,000 डॉलर के बीच थी। और जब चैट जीपीटी 4 को ट्रेन किया गया तो उसके लिए और भी ज्यादा पावर चाहिए थी। लगभग 25,000 AI100 जीपीयूज चाहिए थे जो महीनों तक नॉन स्टॉप चल सके। टेक सीईओज लिटरली ताइवान तक फ्लाई करके TSMC के पास जा रहे थे जो एनवीडिया के चिप्स मैन्युफैक्चर करती थी, सिर्फ इतना कहने के लिए कि उनके ऑर्डर को प्रायोरिटी दी जाए। कुछ लोग तो डबल पेमेंट भी करने को तैयार थे। जेनसन ने ऐसा मोनोपोली एम्पायर खड़ा कर दिया था जहां पूरी इकोनॉमीज का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता था कि उन्हें एनवीडिया के चिप मिलते हैं या नहीं मिलते। जब दूसरे सीईओज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भाग रहे थे तब जेनसन ने क्यूडा में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए और ये इन्वेस्टमेंट लगभग 10 साल बाद जाके पे ऑफ हुआ। उन्होंने एक बार कहा था, हमारी इंडस्ट्री इतनी फास्ट मूव कर रही है कि अगर तुम 10 साल आगे नहीं सोच रहे तो तुम पहले से ही पीछे हो। जेनसन ने एक स्टार्टअप कल्चर बनाए रखा है, चाहे कंपनी अब $5 ट्रिलियन की ही क्यों ना हो गई हो। उनके पास 50 डायरेक्ट रिपोर्ट है, जबकि ज्यादातर सीईओ के पास सिर्फ 5 से 10 रिपोर्ट ही होते हैं। जेनसन फेलियर के बारे में ब्रूटली ऑनेस्ट हैं। वो अपनी टॉर्चर ईमेल्स के लिए काफी मशहूर हैं, ऐसे ब्लंट मैसेज जिसमें वो प्रॉब्लम सीधा और बिना फिल्टर के लिखते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज से कहते हैं कि अगर तुम फेल होने वाले हो तो जल्दी ही फेल हो जाओ और जल्दी सीखो। लेकिन सवाल ये है, क्या एनवीडिया का डोमिनेंस हमेशा चलता रहेगा? कंपटीशन अब काफी गर्म हो गया है। AMD अपने MI300 चिप्स के साथ रेडी है, इंटेल अपने गॉडी प्रोसीजर को पुश कर रहा है, गूगल के पास TPUs हैं और Amazon भी अपने ट्रेनियम चिप्स बना रहा है। बड़े टेक जायंट्स अब एनवीडिया को अपनी डिपेंडेंसी पर कम करने के लिए डेस्परेट हो चुके हैं। और एक बड़ा चैलेंज है जियोपॉलिटिकल टेंशन। यूएस गवर्नमेंट ने एनवीडिया को मोस्ट एडवांस चिप्स चाइना में बेचने से रोक दिया है और चाइना उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन और बढ़ गई तो AI बूम स्लो पड़ सकता है और कंपनी का वैल्यूएशन क्रैश भी हो सकता है। लेकिन जेनसन को पहले भी कई बार अंडर एस्टिमेट किया गया है। जब सबने बोला कि क्यूडा पैसा बर्बाद करने वाला आइडिया है तो उन्होंने उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और जब AI सिर्फ रिसर्चर्स टॉय था तब उन्होंने अपनी पूरी कंपनी का दांव उस पर लगा दिया था। और अब जेनसन पहले ही एनवीडिया को नेक्स्ट फेज के लिए पोजीशन कर रहे हैं। स्कूल में टॉयलेट साफ करने से लेकर $1 ट्रिलियन की एम्पायर खड़ी करने तक जेनसन हुआंग की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उन कंपनीज के लिए जो अभी स्टार्टिंग फेज में ही है। तो आपका क्या कहना है? क्या एनवीडिया अपना डोमिनेंस बनाए रखेगी या कंपटीशन उन्हें कैचअप कर लेंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही और टेक स्टोरीज लेकर आते रहेंगे।